वेक्टर का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया था, उसके मैग्नीट्यूड को देखा था, यूनिट वेक्टर को देखा था, और वेक्टर को हमने स्पेस में और 2D में रिप्रेजेंट किया था, उसके डायरेक्शन कोसाइंस को देखा था, और साथ ही साथ वेक्टर एडिशन, सब्सट्रैक्शन और कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। इसके बाद हम वेक्टर्स की प्रोडक्ट पे चलते हैं कि वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पे हम वेक्टर को दो टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं, एक तो होती है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरी होती है वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर हम पहली प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। इसको देखिए हम कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी मल्टीप्लाई बाय बी, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए मल्टीप्लाई बाय ई। इसको समझते हैं कि ये हमने क्या लिखा है। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये तो हमने लिख दिया, लेकिन ये क्या है इसको समझने के लिए मान लीजिए ये हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, इनके बीच में एंगल है थीटा। तो ये वेक्टर है हमारा ए, और बी वेक्टर अलोंग ए हम क्या लिख सकते हैं, बी कॉस ऑफ थीटा। तो यही हमने लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए हमारा क्या हुआ, बी कॉस ऑफ थीटा, बी कॉस ऑफ थीटा इंटू में मल्टीप्लाई बाय ए। सिमिलरली अगर हम देखें ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस ऑफ थीटा। वही हमने लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, बी के अलोंग ए का कंपोनेंट, तो यहाँ पे ए कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय बी। मीन्स क्या हुआ, ए बी कॉस ऑफ थीटा, ए कॉस ऑफ थीटा इंटू बी, या फिर बी कॉस ऑफ थीटा इंटू ए। ये है हमारी स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू एक स्केलर क्वांटिटी आती है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद हम जो थीटा है उसकी अलग अलग वैल्यू पे देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हमारी क्या होगी। सबसे पहले हम 0 डिग्री लेते हैं, तो ए डॉट बी जो हमारी प्रोडक्ट होगी ए बी कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 हमें पता है उसकी वैल्यू होती है 1, तो यहां से ए बी। सेकेंड केस अगर हम लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए डॉट बी ए बी कॉस ऑफ 180। कॉस ऑफ 180 हमें पता है -1 होता है, तो इसकी वैल्यू माइनस ए बी। यहाँ पे देखिए जो हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं अलोंग दी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जब उनकी आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड 1 कॉस ऑफ 0 डिग्री, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री का होता है। जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं आई जे के, तो इसकी इन आई और आई के बीच में एंगल 0 होगा, जे के बीच, जे और जे के बीच में भी एंगल 0 डिग्री, और के बीच में भी एंगल 0 डिग्री। यहां से जे डॉट जे 1.1 कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, यहां से के डॉट के 1 कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इनकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। उसके बाद थर्ड केस हम कंसीडर करते हैं कि थीटा अगर हमारा 90 डिग्री है, तो वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस ऑफ 90 हमें पता है 0 होता है, तो इसकी वैल्यू होगी 0। यहाँ पे हम इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन द टू वेक्टर्स, देन these are orthogonal vectors। मीन्स ए डॉट बी यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट होगी वो 0 होगी। ये है ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन। अगर थीटा 90 डिग्री है दो वेक्टर्स के बीच में, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी। साथ हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ से आई डॉट जे करते हैं, जे डॉट के करते हैं, या के डॉट आई करते हैं,
तो इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, कॉस ऑफ 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 0, और यहाँ से सिंपली इसकी वैल्यू भी 0। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर हमें कॉस ऑफ थीटा दो वेक्टर्स के बीच में पूछे तो हम क्या करेंगे, सिंपली उनकी डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनकी मैग्नीट्यूड को हम उससे डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि A डॉट बी इज इक्वल टू होता है B डॉट A, मीन्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो हमारी स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें डॉट प्रोडक्ट के, तो जैसे वर्क है, वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अगर पावर की बात करें, क्योंकि ये सारी पावर और वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, दो वेक्टर क्वांटिटी को हमने ऐड किया, यहाँ से फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो ये भी क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा होता है B डॉट A, एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड को हम जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। यहां से अगर हम एक क्वेश्चन देखें कि एक कांस्टेंट फोर्स हमें दिया हुआ है, मान लीजिए 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप, इस फोर्स की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट हुआ S I कैप J कैप प्लस K कैप। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, इस फोर्स ने इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क किया। तो हम लिख सकते हैं वर्क को हम क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपली यहाँ पे हम इनकी डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, 2 I कैप इंटू I कैप 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से 3 इंटू 1 प्लस यहाँ से K कैप की मल्टीप्लाई K कैप के साथ यहाँ पे 1 इंटू 1, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2 प्लस 3 प्लस 1, 2 प्लस 3 प्लस 1, यहाँ पे 6 जूल जो हमारा हुआ यहाँ पे वर्क हुआ। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक का मैग्नीट्यूड 2 है और एक का मैग्नीट्यूड 3 है। साथ ही साथ दिया हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट, उनकी स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 3√2, ये दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मींस ए और बी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। हमें पता है एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे इनकी डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमारे पास 3√2 दिया हुआ है, 3√2। उसके बाद ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पे 2 इंटू 3, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, √2 डिवाइड बाय 2, यहाँ से √2, इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, 1/√2। हमें पता है कॉस ऑफ थीटा 1/√2 कहाँ होता है, थीटा की वैल्यू हमारे पास जब 45 डिग्री होती है। तो हमने देखा कि हम दो वेक्टर्स के बीच में कॉस ऑफ थीटा एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट की जब हम बात करेंगे तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A क्रॉस B इज इक्वल टू A B
साइन ऑफ थीटा एंड एन कैप। एन कैप यहाँ पे एक अनदर वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ए और बी के साथ परपेंडिकुलर है। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई वेक्टर सी होगा, इसको हम सी से जिसका मैग्नीट्यूड सी है और उसकी यूनिट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर सी कैप। तो यहाँ पे हम इसको सी वेक्टर लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी की जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो एक अनदर वेक्टर सी निकल के आता है। तो इसके बाद ये है कि इसकी डायरेक्शन, जो हम अनदर वेक्टर सी निकल के आता है उसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल है। इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारा वेक्टर ए है और अनदर वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो इनके जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना राइट हैंड रखेंगे और अपनी फिंगर्स को बी वेक्टर की तरफ जाते हुए कर्ल करेंगे। तो जो हमारी थंब की डायरेक्शन होगी वो सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। मीन्स ये सी की, यहाँ से हम अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ये डायरेक्शन हमारी सी वेक्टर। तो इसको हम ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम 3D में नहीं दिखा सकते, ये इस तरह से है, जो ये ए के साथ भी परपेंडिकुलर है और बी के साथ भी ये सी वेक्टर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की भी बात कर सकते हैं। देखिए आई जे के, जब हम आई ऐसे है, आई और जे की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो के वेक्टर ऊपर की तरफ हमारे ऊपर की तरफ आता है। जब जे क्रॉस के करते हैं तो आई वेक्टर इस तरफ आता है। तो यहां से भी हम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को देख सकते हैं। उसके बाद है कि जब हमारा एंगल साइन ऑफ थीटा है, एंगल दोनों वेक्टर के बीच में 0 डिग्री है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन, यहां से 0, यहाँ पे यूनिट वेक्टर साइन 0 हमें साइन 0 डिग्री, साइन 0 क्या होता है 0, तो यहाँ पे 0। उसके बाद है साइन 90 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है साइन 90, ए बी साइन 90 एन कैप। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए बी। यहां से अगर हम अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें तो अगर हम आई क्रॉस आई करते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड 1, उसके बाद साइन, इनके बीच में एंगल क्या हुआ 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे अगर हम करते हैं इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, और के क्रॉस के अगर हम करते हैं तो इसकी वैल्यू भी 0 है आएगी हमारे इस फॉर्मूला। इसके बाद अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में 90 डिग्री के एंगल को कंसीडर करते हैं, आई क्रॉस जे 1.1 साइन 90, यहाँ पे एन कैप, यहाँ पे एन कैप है, यहाँ पे डायरेक्शन आई क्रॉस जे जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये डायरेक्शन के कैप होगी, तो यहां से के कैप। सिमिलरली जे क्रॉस के अगर हम करते हैं तो इसकी वैल्यू, जे क्रॉस के करते हैं तो आई, उसके बाद के क्रॉस आई अगर हम करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है जे। अगर हम इनकी डायरेक्शन, इनकी मल्टीप्लिकेशन को उल्टा कर दें, जे क्रॉस आई कर दें, तो इनकी सिर्फ -1 चेंज हो जाता है इनका एक। यहाँ पे भी जे क्रॉस अगर के क्रॉस अगर हम यहाँ पे जे करते हैं -i, और यहाँ पे अगर आई क्रॉस के करते हैं तो यहाँ पे -j। सिंपली हमें पता है कि आई जे के एक रूल को फॉलो करते हैं, आई क्रॉस जे हमें के देता है और के क्रॉस आई हमें जे देता है। इसी टाइप से ये चलता रहता है। अगर साइकिल को उल्टा करते हैं तो हमें एक माइनस का निशान देखने को मिलता है। इसके बाद ये है कि अगर यूनिट वेक्टर जो, जैसे कि यहाँ पे सी कैप था, जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी था, अगर हम उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को नीचे लिखेंगे। मीन्स यहां देखिए ए क्रॉस बी
को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके मल्टीप्लीकेशन को हम आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे आई, इसको छोड़ देंगे ए वाई बी जेड माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए जेड बी वाई प्लस में जे, इसको छोड़ देंगे, उसके बाद ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस में के, यहां से इसको और इसको छोड़ देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट की मल्टीप्लीकेशन को करते हैं। इसके बाद हमारा होता है ए क्रॉस बी। क्या बी क्रॉस ए होता है? बी क्रॉस ए, जैसे हमने पीछे किया था कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, लेकिन यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी। मीन्स अगर दो साइड दी हुई है किसी ट्राइंगल की ए और बी, तो उसके एरिया को हम ऐसे लिखते हैं हाफ ए क्रॉस बी। सिमिलरली एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, कोई पैरेललोग्राम हमारे पास है ए और यहाँ पे वेक्टर बी, उसकी दो साइड है, तो जो उसका एरिया है यहां से हम एक पैरेलल सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये पैरेलल वेक्टर बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो इसका जो एरिया है उसको लिखेंगे हम ए क्रॉस बी से। ये सिंपली कुछ फॉर्मूलाज है जो हमें ध्यान में रखिए। ये इसका मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड को हमें पता है कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये सी वेक्टर कोई अनदर वेक्टर होगा और इसके मैग्नीट्यूड को हम फाइंड आउट कर सकते थे। कैसे फाइंड आउट किया था हमने? जैसे सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी वाई का स्क्वायर प्लस सी जेड का स्क्वायर, ये जो कंपोनेंट होंगे जस्ट इनका हम स्क्वायर कर देंगे, तो वही हम मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोग्राम, मान लीजिए इसकी साइड ए बी और सी कोई साइड दी हुई है, इसको हम एक सेकेंड, इसको हम ऐसे फिगर इसकी ड्रॉ करेंगे। ये ए मान लीजिए, ये बी, ये सी, तो इसका वॉल्यूम हम कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी डॉट सी। तो यहां तक आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास अब दो क्वेश्चन है, एक एचटेट 2023 में आया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन एचटेट 2020 में आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सी वेक्टर है, जब हम ए और बी को ऐड करते हैं और तीनों का मैग्नीट्यूड हमें इक्वल दिया हुआ है, तो एंगल पूछ रहा है ए के बीच में, ए और बी के बीच में। पीछे हमने किया था कि रिजल्टेंट ए प्लस बी का क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस ऑफ थीटा। ये हमने पिछले लेक्चर में किया था कि रिजल्टेंट जब ए और बी को ऐड करते हैं तो क्या होता है। इसको हम सी लिख सकते हैं रिजल्टेंट को। तो अब देखिए सी का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम किसी एक के इक्वल रख लेते हैं, ए के इक्वल रख लेते हैं। ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, सबको ए रख लिया,
यहाँ से a का स्क्वायर cos ऑफ थीटा। यहाँ से देखिए a का स्क्वायर कॉमन आ रहा है 1, ये ऐड होके 2 हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, यहाँ से 2 cos ऑफ थीटा, यहाँ से -1 ये इधर आ जाएगा 2 cos ऑफ थीटा। अब देखिए जो cos ऑफ 60 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। और अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो अगर यहाँ से cos ऑफ पाई -60 अगर हम करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट पाई -60, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा कोस होता है वो नेगेटिव होता है, पाई -60 इस क्वाड्रेंट में जाएगा सेकंड में, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री होगा। अब देखिए माइनस कॉस ऑफ 60 की वैल्यू होगी 1/2, तो यहाँ से -1/2 की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए कॉस पाई -60 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, थीटा इज इक्वल टू पाई हमारे पास 180 -60 इज इक्वल टू 120, मीन्स जो हमारा थीटा है वो 120 है, और यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वेक्टर ए व्हेन एडेड टू अनदर वेक्टर बी गिव ए रिजल्टेंट वेक्टर that is in the positive y direction and that has a magnitude equal to that of b. The magnitude of a is, तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं, ए वेक्टर a, कोई वेक्टर a दिया हुआ है, इसको हम मान लीजिए x i कैप प्लस y j कैप मान लेते हैं। इसके बाद अनदर वेक्टर b है, ये है 3i कैप प्लस 4 j cap. Give a resultant vector that is in the positive y direction. मीन्स कोई ये c वेक्टर देगा, जब हम इनको ऐड करेंगे a प्लस b को ऐड करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा, मान लीजिए वो y वैल्यू है और वो कह रहा है कि y डायरेक्शन में वो हमें वैल्यू देता है, हैज ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू दैट ऑफ b। और साथ ही साथ क्या कह रहा है, जो c का मैग्नीट्यूड है वो b के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ a, हमसे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो यहां से सबसे पहले हम b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वहां से हमें c वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सबसे पहले b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहां से देखिए 9 प्लस 16 25 √25, जस्ट हमने इसका स्क्वायर किया, यहां से 4 का स्क्वायर, यहां से वैल्यू हमारे पास आई 5, b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। सिमिलरली वही हमारा c का मैग्नीट्यूड है 5। यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो c है वेक्टर, c वेक्टर उन्होंने y डायरेक्शन में बोला हुआ है, दैट इज इन द y डायरेक्शन, j कैप हमने ले लिया। इसका अगर हम 5 मैग्नीट्यूड 5 लेते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे और उसका रूट करेंगे तो वो फिर से 5 आ जाएगा, तो यहाँ से हमें c वेक्टर हमारा मिल गया। इसके बाद वो क्या कह रहा है कि c कैसे मिलता है, a प्लस b करने से मिलता है, तो यहाँ पे c की वैल्यू को लिख लेते हैं। यहां से a वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप प्लस में b वेक्टर 3 i कैप प्लस 4 j कैप। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू y डायरेक्शन में आनी चाहिए, मींस ये वाले कंपोनेंट आपस में कैंसिल होने चाहिए। ये कब कैंसिल होंगे, जब यहाँ पे x की वैल्यू अगर -3 होगी तो ये 3 के साथ कट जाएगा, तो इसको हम -3 ले लेंगे, ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ से 5 j कैप इज इक्वल टू, ये आपस में जब ऐड हो जाएंगे ये कट जाएंगे। इसके बाद y प्लस 4 j कैप, यहां से जब हम इनको इक्वल करेंगे तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये इस साइड जाएगा, तो ये y की वैल्यू हमारे पास 1 आई। मीन्स जो हमारा a वेक्टर है
हमें ए वेक्टर हमारा क्या मिला, x, यहाँ पे -3 हमने फाइंड आउट किया था और यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 1 आई। जे हमसे a का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो a का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 √10, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।